हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू एसडी क्लासेस बाय शशांक सर। थर्मोडायनामिक सब्जेक्ट में आज का हमारा टॉपिक है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एस एफ ई ई भी कहते हैं। एस एफ ई ई इसका फुल फॉर्म है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो क्या होता है, मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। अगर कोई फ्लो स्टडी तब कहलाता है जब उस फ्लो में फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास एक पाइप है, ये सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2 है। यहाँ पे कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है। फ्लूइड में आप जानते हैं कि लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है। मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए से जितने भी फ्लूइड के पार्टिकल्स गुजरेंगे, अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो पॉइंट ए से जितने भी फ्लूइड के पार्टिकल्स गुजरेंगे सबका प्रेशर सेम होना चाहिए। मान लिया पॉइंट ए पर प्रेशर 5 बार है, इस पॉइंट ए पर प्रेशर 5 बार है, यहाँ पे 5 बार। तब पॉइंट ए से जितने भी फ्लूइड के पार्टिकल गुजरेंगे, चाहे ये वाला पॉइंट गुजरे, चाहे ये वाला पॉइंट गुजरे, चाहे ये वाला पॉइंट गुजरे, कोई भी पॉइंट हमारा फ्लूइड का पॉइंट ए से गुजरता है तो उसका प्रेशर 5 बार ही रहेगा। पॉइंट बी का प्रेशर चेंज हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे पाइप के अंदर अलग अलग पॉइंट पे फ्लूइड के प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं दूसरा एग्जांपल आपको क्लियर करके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए वही एग्जांपल ले लेते हैं पाइप का ही। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए का प्रेशर कुछ और होगा, पॉइंट बी का प्रेशर कुछ और होगा। क्यों और होगा? क्योंकि ये पाइप के डायमेंशन पर निर्भर करता है। अगर पाइप हमारी अलग डायमेंशन की है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, टेपर, कोई भी पाइप है, यूनिफॉर्म पाइप नहीं है अगर हमारी पाइप, तो अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर अलग अलग होगा। मैं पाइप के अंदर अलग अलग पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि किसी पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट ए पर अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट रहें तब उसे हम स्टडी फ्लो कहेंगे। इसी प्रकार से जितने भी फ्लूइड के पार्टिकल्स पॉइंट बी से गुजरेंगे, अगर मान लिया पॉइंट बी का प्रेशर मान लिया 3 बार है, तो पॉइंट बी से जितने भी फ्लूइड के पार्टिकल्स गुजरेंगे उनका प्रेशर 3 बार होना चाहिए। मान लिया पॉइंट ए का प्रेशर 5 बार है, तो पॉइंट ए से जितने भी फ्लूइड के पार्टिकल्स गुजरेंगे सबका प्रेशर 5 बार होना चाहिए। मीन्स पाइप के अंदर, यानी फ्लूइड फ्लो के दौरान, यानी ड्यूरिंग द फ्लूइड फ्लो, अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही हैं तो ऐसे फ्लो को हम स्टडी फ्लो कहेंगे। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? डीपी यानी चेंज इन फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, पी माने प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे पी को हम प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर कुछ भी लिख सकते हैं। डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे स्मॉल टी क्या है? टाइम, इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है तो हम कहेंगे हमारा फ्लूइड का फ्लो स्टडी फ्लो है, और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो हम कहेंगे ये हमारा अनस्टडी फ्लो है। ठीक है, तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टडी फ्लो एंड अनस्टडी फ्लो। अब हमारा आज का इक्वेशन है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो मान लिया हमारे पास एक कंट्रोल वॉल्यूम है, मान लिया हमारे पास एक कंट्रोल वॉल्यूम है। जैसे हम लोग बात करते हैं एक स्टीम जनरेटर की, ये हमारे पास स्टीम जनरेटर है। स्टीम जनरेटर का मतलब है कि आपने इसमें पानी भर रखा है, ये पानी है इसके अंदर, और आप इसको बाहर से अगर हीट दोगे, आप इसे बाहर से अगर हीट दोगे तो हमारा वेपर जनरेट होगा, स्टीम जनरेट होगी। वाटर के वेपर को स्टीम कहते हैं। ठीक है, मैं क्लियर करके डायग्राम फिर से बनाता हूँ।
मान लिया ये एक कंट्रोल वॉल्यूम है, ये मैं इसकी बाउंड्री बना दे रहा हूँ। कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब होता है कि इस वेसल के अंदर जितना फ्लूइड है उतना ही रहेगा। यहाँ पे इधर से इनटेक होगा, इसको हम सेक्शन 1 कह रहे हैं, और यहाँ से आउटलेट है, इसे हम सेक्शन 2 कह दे रहे हैं। ठीक है, मान लिया सेक्शन 1 और सेक्शन 2 किसी एक डेटम लाइन, कोई हमारे पास एक रेफरेंस लाइन है, उससे इसकी हाइट h1 है और सेक्शन 2 की हाइट h2 है। क्लियर है? मैं h1 और h2 की जगह z1 और z2 लिख दे रहा हूँ, क्योंकि h को हम इंथैल्पी से डिनोट करेंगे। इसे मैं z1 कह दे रहा हूँ और इस हाइट को z2 कह दे रहा हूँ। मान लिया सेक्शन 1 पे जो फ्लूइड आ रहा है उसका प्रेशर P1 है और उसकी वेलोसिटी C1 है, वॉल्यूम V1 है, इंटरनल एनर्जी U1 है। ठीक इसी प्रकार से सेक्शन 2 पे जो फ्लूइड हमारा बाहर निकल रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़ P2 है, वॉल्यूम V2 है, वेलोसिटी C2 है और इंटरनल एनर्जी U2 है। क्लियर है? तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम एनर्जी को बैलेंस करने जा रहे हैं। सिर्फ इतना करेंगे कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे एनर्जी को बैलेंस करेंगे, यानी टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2। क्यों? क्योंकि ये एक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे डिपेंड करता है। आप जानते हैं कि कोई भी फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे डिपेंड करता है, यानी हम फर्स्ट लॉ को एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी कहते हैं। मीन्स सेक्शन 1 पे जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो सेक्शन 2 पे टोटल एनर्जी के बराबर होगी। तो मैं लिखने जा रहा हूँ टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2। क्लियर है? मैं डायग्राम को फिर से एक बार बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा सेक्शन 1 है और ये हमारा सेक्शन 2 है। ठीक, सेक्शन 1 और 2 की किसी रेफरेंस लाइन से हाइट z1 है और इसकी ये जो हाइट है ये z2 है। क्लियर है? तो टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 क्या होगी? सबसे पहले फ्लूइड फ्लो कर रहा है सेक्शन 1 पे, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। उसे हम काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? हाफ mc1²। जैसे आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो यहाँ पे वेलोसिटी को हमने c से डिनोट किया है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास हाफ mc1² प्लस सेक्शन 1 पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो कितनी होगी? mgh होती है, तो mgz1 प्लस उसके पास अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी होगी जिसे हम U1 कहेंगे, प्लस हमने बाहर से हीट भी दिया है स्टीम जनरेटर को, जिसे हम डेल क्यू लिख रहे हैं, और मान लिया हमको आउटपुट पे वर्क डन भी मिल रहा है इस सिस्टम से। अगर वर्क डन नहीं मिलेगा किसी सिस्टम से, उसे बाद में हम जीरो कर देंगे। ठीक है, जब हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे एसएफई के, तो हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे डेल क्यू भी ज़ीरो हो सकता है, डेल डब्ल्यू भी ज़ीरो हो सकता है। मीन्स अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसको हम हीट नहीं दे रहे हैं, कोई ऐसा भी सिस्टम हो सकता है जिससे वर्क हमको नहीं मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे डेल क्यू जीरो हो सकता है, डेल डब्ल्यू जीरो हो सकता है। लेकिन अभी हम एक जनरलाइज्ड फार्मूला बना रहे हैं, तो जनरलाइज्ड फार्मूला बनाते समय हम ये मान के चलेंगे कि कुछ हीट सिस्टम को दी जा रही है इनपुट पे और कुछ वर्क आउटपुट पे हमको डेल डब्ल्यू मिल रहा है। क्लियर है? तो अब हम लिखेंगे, अच्छा एक चीज़ और, कोई भी फ्लूइड सेक्शन 1 पे इंटर करने के लिए यहाँ पे पुश करेगा, जिसे हम फ्लो वर्क कहेंगे। तो ये फ्लो वर्क होगा P1 V1, दिस इज़ द फ्लो वर्क।
और सेक्शन 2.2 पे कितना होगा, P2 V2। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P1 V1। क्लियर है? ये टोटल एनर्जी हो गई प्लस डेल क्यू। तो नेक्स्ट पेज पे इसको मैं क्लियर करके लिखता हूँ, यानी आप लिख सकते हो हाफ एम C1 स्क्वायर प्लस एम जी Z1 प्लस U1 प्लस P1 V1 प्लस डेल क्यू। दिस इज द टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1.1। ठीक इसी प्रकार से इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2.2 पे क्या होगी, सेक्शन 2.2 पे काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम C2 स्क्वायर प्लस एम जी Z2 प्लस U2 प्लस P2 V2। दिस इज द फ्लो वर्क, P2 V2 इज द फ्लो वर्क एट सेक्शन 2.2 प्लस डेल डब्ल्यू। मैंने अभी आपको बताया कि लेट माना कि हमको आउटपुट पे एक वर्क डन डेल डब्ल्यू भी मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। इसको मैं डेल डब्ल्यू को उस तरफ ले जाता हूँ और मैं इसको इस तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ इक्वेशन को, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एम C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर प्लस एम जी Z2 माइनस Z1 प्लस U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 प्लस P1 V1। आप जानते हैं कि U प्लस PV इज इक्वल टू H होता है, जिसे हम इंथैल्पी कहते हैं। तो हम U2 प्लस P2 V2 को H2 लिख सकते हैं और U1 प्लस P1 V1 को H1 लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एम C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे मैं इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस एम जी Z2 माइनस Z1 को आप क्या लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे D चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस U2 प्लस P2 V2 को आप क्या लिख सकते हैं, H2 माइनस U1 प्लस P1 V1 को क्या लिख सकते हैं, H1। तो फाइनली H2 माइनस H1 को आप क्या लिखेंगे, DH लिखेंगे। तो हमारी SFE स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या बन गई, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन इंथैल्पी। क्लियर है? अगर हमारे न्यूमेरिकल में कभी SFE स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन रेट के फॉर्म में कहता है, रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, या कभी स्मॉल फॉर्म में लिखना हो, इसका मतलब आप कहेंगे स्पेसिफिक फॉर्म में। आपको स्पेसिफिक फॉर्म में लिखना हुआ तो आप m हटा दोगे, तो डेल क्यू जो है वो पर यूनिट मास हो जाएगा, डेल डब्ल्यू भी पर यूनिट मास हो जाएगा, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है हाफ एम C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर। तो m वहाँ से हट जाएगा, तो आप लिखोगे हाफ C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है एम जी Z2 माइनस Z1, तो वहाँ से भी m हट जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, G Z2 माइनस Z1, और जहाँ पे D कैपिटल H है वहाँ पे D स्मॉल h हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक का मतलब होता है पर यूनिट मास, और जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं अगर वो कैपिटल में लिखी हैं तो उसे हम फाइनली स्मॉल में लिखते हैं। ठीक है? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये है हाफ एम C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर, ये होता है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे, स्पेसिफिक वर्ड लगा दोगे, तब आप क्या लिखोगे, चेंज इन स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर।
यहाँ पे आपने m हटा दिया, क्योंकि आप जब भी स्पेसिफिक बोलते हो तो आप पर यूनिट मास की बात करते हो। ठीक इसी प्रकार से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से भी m हट जाएगा। और जहाँ पे आप बात करते हो डी कैपिटल H की, वहाँ पे अब आप जब स्पेसिफिक इंथैल्पी की बात करोगे तो आप बोलोगे डी स्मॉल h। क्लियर है? डी स्मॉल h का मतलब होता है h स्मॉल h का मतलब होता है स्मॉल u प्लस कैपिटल P इंटू स्मॉल v, जहाँ पे स्मॉल v क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम है। ठीक है? और कैपिटल H क्या होता है? मैं कैपिटल H भी एक बार लिख देता हूँ। कैपिटल H होता है कैपिटल U प्लस कैपिटल P इंटू कैपिटल V। कैपिटल V का मतलब होता है वॉल्यूम, कैपिटल V वॉल्यूम होता है, और स्मॉल v क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब आप स्पेसिफिक बोलते हो थर्मोडायनेमिक्स में तो आप कहते हो पर यूनिट मास। तो ये आज के लेक्चर में हमने सीखा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। थैंक यू।